नमस्कार, मैं राणा यशवंत। बिहार में चुनावी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इसका कारण है इस साल बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी लेकर के बिहार में उतरे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। उदय सिंह जो पूर्णिया से आते हैं, 2 बार वो सांसद रहे हैं, उनको प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की बागडोर सौंप दी है। प्रशांत ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो सिर्फ जन स्वराज ही नहीं बल्कि बिहार को भी आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उदय सिंह ने भी कहा कि हमसे जो भी बन पड़ेगा पार्टी के लिए और बिहार के लिए हम करेंगे। उदय सिंह, प्रशांत किशोर दोनों के संबंध बहुत पुराने हैं। बहुत कम लोग हैं जो उदय सिंह को जानते होंगे, मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने आप को पीछे कर लिया था। 2019 का चुनाव वो हार गए थे और 2024 का चुनाव वो लड़े नहीं बल्कि पप्पू यादव का उन्होंने समर्थन किया था पूर्णिया से, जहां से वो 2 बार सांसद रहे, और उनके समर्थन का भी एक बड़ा रोल रहा है पप्पू यादव की जीत में। जो सीमांचल है, सीमांचल के पूरे इलाके में उदय सिंह और उनके परिवार की अच्छी खासी साख है, उनको लोग जानते हैं और वहां की रग रग से वाकिफ हैं। और आप यूं मान लीजिए कि बिहार के वो ऐसे नेता हैं जिनको पूरे राज्य की समझ है राजनीति की। तो अब उदय सिंह को सामने ले आए। आप देखिए कि ये 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, अलबत्ता 24 घंटे पूरे हुए, और ये दूसरा बड़ा धमाका प्रशांत किशोर ने किया है। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, वो जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। जब वो जेडीयू से अलग हुए तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आशा नाम की। उस पार्टी का उन्होंने विलय करा लिया जन स्वराज में, और आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, यह दोनों पार्टी के बड़े रणनीतिकार के तौर पर आप मान सकते हैं कि खड़ा होंगे। प्रशांत के पास चुनावी रणनीति की बहुत अच्छी समझ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाने में, कई राज्यों में कई नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में, चाहे वो ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, या फिर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक, तमिलनाडु तक, उनकी पूछ परख रही है और वहां की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अपनी रणनीति, चुनावी रणनीति के जरिए अलग अलग राज्यों में सरकारों को बनाने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। लेकिन पिछले कई वर्षों से उन्होंने बिहार में अपने आप को महदूद कर लिया है, सीमित कर लिया है। बिहार की राजनीति वो सक्रिय रूप से कर रहे हैं। आपको पता होगा कि लगभग 2 साल, 2022 2 अक्टूबर से उन्होंने बिहार की पदयात्रा शुरू की थी, और 2 साल की पदयात्रा के बाद 2024 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया, जन स्वराज पार्टी। इस पार्टी को उन्होंने बिहार के चुनाव में उतरने, लड़ने और बिहार की राजनीति को अपने तरीके से आगे बढ़ाने का काम प्रशांत किशोर ने किया, इस उम्मीद से कि अगली सत्ता प्रशांत किशोर के हाथ में आएगी। और इसके लिए वो आधार बनाते हैं कि बिहार के हाथों में, या बिहार की कमान जिन हाथों में आपने दी पिछले 30 वर्षों में, वो लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों, दोनों को निशाने पर रखते हैं। इन सभी लोगों ने बिहार का भला नहीं किया है। उन 2 वर्षों में उन्होंने लोगों से कहा कि आपके बच्चों का रोजगार, आपके बच्चों की पढ़ाई, अगर इन दोनों बातों का ख्याल आपको है, अपनी अगली पीढ़ी को आप इस तरह के हालात से बाहर देखना चाहते हैं, बिहार के अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आइए। उन 2 वर्षों में उन्होंने बिहार की जमीन बहुत खंगाली और बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ा, एक अच्छा खासा मजबूत संगठन खड़ा किया। और अब उन्होंने आरसीपी सिंह के बाद उदय सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का ऐलान करके ये बताया है कि बिहार में जो जातिगत राजनीति होती है उसको तो वो साध ही रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो एक जनाधार मजबूती से तैयार कर रहे हैं। इसीलिए प्रशांत ने ऐलान किया कि 20 तारीख से, यानी कि 20 मई से फिर अगले 4 महीनों के लिए वो बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। 4 महीने का मतलब यह होता है कि बिहार में चुनाव के ऐलान होने तक वो बिहार में घूमते रहेंगे, और यह जो यात्रा उनकी है वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों से होकर के गुजरेगी। यानी कि बिहार में जितने भी नेता
अभी सक्रिय हैं, उनसे कहीं अधिक सक्रियता प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं और वो अब सीधे सीधे कई तरह से मोर्चा ले रहे हैं। नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, दोनों को उन्होंने बार बार टारगेट किया है। नीतीश कुमार पर उन्होंने कहा है कि ना तो उनकी सेहत ठीक है, ना दिमागी तौर पर राज्य को चलाने की हालत में हूं। तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनकी क्षमता और उनके परिवार के जरिए जो कुछ भी बिहार में हुआ, उन सब को एक साथ जोड़ करके वे पुलिंदा खड़ा करते हैं या लोगों के बीच में ले जाकर रखते हैं कि अगर इसी परिवार को, इन्हीं लोगों को आपको सत्ता देनी है तो वे समझिए कि बिहार में क्या हो सकता है। तो बिहार में जो दो अलग अलग राजनेता या परिवार, नीतीश कुमार को मैं परिवार नहीं जोड़ता हूं, लेकिन लगभग 20 साल से वो बिहार की राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री वहां के हैं, और उससे पहले के जो 15 साल रहे 1990 से लेकर के 2005 तक, वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास, एक बार लालू प्रसाद यादव फिर राबड़ी देवी, यह दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और इस पूरे कालखंड को, यानी कि 1990 से लेकर के 2025 तक 35 साल को प्रशांत किशोर लोगों के बीच में ले जाकर के रखते हैं और कहते हैं कि 35 साल में बाकी राज्यों में क्या से क्या हो गया और हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। कारण यह है कि यहां विकास के लिए ना तो समझ है और ना ही इनकी नीयत है। तो नीयत और नीति दोनों को सवालों में खड़ा करते हैं। लेकिन प्रशांत को पता है कि बिहार की राजनीति जो है वो सिर्फ आपके जुबानी जमा खर्च से नहीं चल सकती है। आप मंच से बोलें और लोग आपके पास आ जाएं, जमघट लग जाए और उस जमावड़े को आप समझें कि वोट में तब्दील हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह बात प्रशांत को बहुत सलीके से और करीने से पता है। इसलिए वो सांगठनिक ढांचे को और जमीन पर लोगों को अपने साथ जोड़ने के तौर तरीके को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, जो मतलब आज की तारीख में चुनाव प्रबंधन होता है, उस तरीके से कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या कर सकते हैं। जाहिर है कि जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों का अपना चेहरा एक मंच पर खड़ा दिखेगा, और यह अभी तक का सबसे मजबूत गठबंधन रहा है बिहार में, जब जब बीजेपी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ते हैं तो वो नतीजा बहुत मजबूत होता है और कहीं बेहतर दिखाई पड़ता है विपक्ष के मुकाबले। महागठबंधन 2015 में बना, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े और जाहिर है कि इन दोनों के जातीय जो समीकरण हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के, वो भारी पड़ा था बीजेपी की तमाम कोशिशों के ऊपर 2015 में। लेकिन इसके बाद 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ में चिराग पासवान के उतरने के बाद नीतीश कुमार की सीटों की संख्या घट गई थी। लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का अंदाजा है। अब उनकी जो मानसिक स्थिति, लोग कहते हैं कि ऐसी नहीं है कि वो चुनाव को उस तरीके से और प्रबंधन को उस लिहाज से तैयार कर पाए जैसा वो पहले करते रहे हैं। तो उनके साथ जो लोग हैं वो भी सक्षम लोग हैं और उनके पास भी अनुभव है चुनाव जीतने का, लड़ने का, और बीजेपी साथ में है। अब बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ रहने पर एक जो तुर्रा फेंका जाता है वो ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार को भले ही कहती है कि उनकी अगुवाई में चुनाव होगा और अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति बनती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को कमान नहीं देगी बल्कि अपना मुख्यमंत्री रखेगी। और यह कंकड़ फेंक करके वो जो पूरा पानी है एनडीए का, उसमें हलचल पैदा करने की कोशिश आरजेडी भी करती है और प्रशांत किशोर भी करते हैं। लेकिन एनडीए एक बड़ा मोर्चा है और इसके पास अपना समीकरण है जातीय, अपनी रणनीति है, चुनाव प्रबंधन है और चेहरे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, मुसलमान और यादव, यह दोनों वोट लगभग लामबंद रहते हैं बिहार में। और यह जो 30% वोट है वो आरजेडी का एक मुश्त वोट बैंक माना जाता रहा है और अभी तक नतीजे में भी ऐसा ही दिखता रहा है। तेजस्वी यादव अपने दायरे को यादवों से बाहर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो जातिगत जनगणना उनके दबाव में या उनकी पहल के बाद ही, उनकी राजनीति ने ही केंद्र सरकार को मजबूर किया कि वो जातिगत जनगणना पर हामी भरे और यह एक फैसला हुआ, उन्होंने करवाया। तो जाति का जो मामला है, जातिगत जनगणना, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि आपका सभी तरह की नौकरियों में और देश के संसाधनों का जो इस्तेमाल होता है, उससे जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसके भीतर भी आपकी हिस्सेदारी आपकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। यह व्यवस्था हमने की है, यह दावा तेजस्वी यादव बार बार करते रहे हैं। अब
यादवों से बाहर मुसलमानों से अलग जाकर के वो कितना वोट अपने साथ जोड़ पाते हैं, यह बार बार के प्रयोग में दिखता है कि जब कभी भी वो महागठबंधन के दायरे में होते हैं तो उसमें सीपीएम या सीपीआई-एमएल खास करके एक ऐसा दल है जो अपने साथ एक तयशुदा वोट बैंक लेकर के आ तो रहा है, लेकिन बाकी दलों के पास जैसे कांग्रेस है या सीपीएम है, सीपीआई है, उनके पास वो आधार नहीं है या उनका वोट उतना ट्रांसफर नहीं होता है जिस तरीके से आरजेडी का वोट किसी और दल को ट्रांसफर हो जाता है कि हाँ, खास करके मुस्लिम यादव वोट। तो अब कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि पार्टी अपने आप को बिहार के जरिए ही रिवाइव करना चाहती है। पिछले 5 महीनों में लगभग 6 यात्राएं राहुल गांधी की हुई हैं और अभी 15 मई को लौट करके बिहार से आए हैं, 27 मई को फिर जाने वाले हैं। तो बिहार की बार बार की जो यात्रा है, राहुल गांधी के भीतर यह उम्मीद बना के रखे हुए है कि शायद कांग्रेस के लिए बेहतर दिन यहीं से आएंगे या कांग्रेस के दिन बहुरेंगे, इसलिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं और संगठन के भीतर लोगों को मजबूत और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिहार में कांग्रेस का एक नेता बिहार के किसी भी गली मोहल्ले में जाकर के आप पूछिए कि आप जानते हैं क्या, तो वो नहीं जानता है। किसी भी आदमी को बिहार के कांग्रेसी नेता के बारे में बहुत मजबूत जानकारी हो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता पप्पू यादव अगर होते कांग्रेस के भीतर तो पप्पू यादव की पहचान बिहार के भीतर है और उनका अपना एक जनाधार भी है। पप्पू यादव पूर्णिया से अगर आरजेडी के खिलाफ लड़ करके और वो भी तेजस्वी यादव के जा करके ये कहने के बाद भी कि अगर आपको किसी और को वोट देना है, यानी कि पप्पू यादव को देना है, तो उससे बेहतर है कि आप जाकर के जेडीयू और बीजेपी को दे दीजिए, यानी कि आप एनडीए को वोट दे दो, पप्पू यादव को ना दो। और ऐसे हालात में पप्पू यादव पूर्णिया से निकल जाते हैं तो जाहिर है कि उनका अपना एक जनाधार है। तो राहुल गांधी के पास संकट ये, कांग्रेस के पास कोई गठबंधन नहीं है, लिहाजा वो आरजेडी के साथ जब गठबंधन में लड़ेंगे तो आरजेडी जैसा लोकसभा चुनाव में था वैसा ही इस बार कांग्रेस साथ करेगी कि आपको हम सीटें देंगे, लेकिन उतनी ही सीटें देंगे जितनी सीटें हमें आप ठीक लग रही हैं, और वो कौन सी होंगी यह भी हम ही तय करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़े समय के लिए खटपट हो, लेकिन इस गठबंधन को तेजस्वी कितना चला पाएंगे, सीटों के बंटवारे के लिहाज से मैं कह रहा हूं, ये उनके सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि सीपीआई-एमएल और कांग्रेस इन दोनों का दबाव तेजस्वी यादव के ऊपर खास करके ज्यादा होगा। अब इस स्थिति में प्रशांत किशोर को लगता है कि उनके पास संभावनाएं कहीं अधिक हैं और बहुत पहले से जो 2 प्यादे उस बिसात पर लगातार अपनी चाल चलते रहे हैं और शहमात का खेल खेलते रहे हैं, उसमें यह पूरी बिसात हटा करके अपनी बाजी चलने का वक्त आ गया है। प्रशांत को लेकर के लोगों के भीतर एक उम्मीद बिहार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नौजवान है, गांव देहात के लोग हैं, जिनको लगता है कि बिहार में हालात बदलने चाहिए, यह जो पलायन का मामला है कि रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, दवा दारू के लिए आपको बार बार बिहार से बाहर ही जाना पड़े, ऐसे हालात दशकों से हैं, 4 दशक हो गए हैं, बदले नहीं हैं, तो वो बदलने चाहिए। और बदलने के लिए अगर कोई एक उम्मीद है तो प्रशांत किशोर हैं, बिहार के लोगों को ऐसा लग रहा है। और प्रशांत भी कमोबेश यही लोगों को उम्मीद देते रहे हैं कि मेरे आने के बाद मेरे पास विकास का एक रोड मैप है और मेरे पास एक नजरिया है कि एक राज्य को अपने संसाधनों के बूते आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। प्रशांत उस पर लगे हुए हैं। अब ऐसे में आरसीपी सिंह के आने के बाद, चूंकि आरसीपी सिंह के साथ एक अच्छी बात यह है कि जेडीयू को चलाते चलाते पंचायत स्तर तक के लोगों के साथ उनका संपर्क रहा है और सक्रिय राजनीति से हटने के बाद भी, यानी कि पार्टी बना करके अगर वो ऐसे ही बैठे हुए थे तब भी लोगों से लगातार बातचीत करते रहना, उनको अपने संपर्क में रखना, उनसे संबंध बनाए रखना, यह करते रहे हैं। दूसरा यह है कि उनको संगठन का तौर तरीका आता है। ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रैटेजी होती है वो आरसीपी सिंह जानते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी को अगर उन्होंने एक आधार दिया, उस पार्टी को सत्ता में रख करके और सरकार के जरिए लोगों के बीच में एक बेहतर इमेज बनाए रखने की कोशिश की, तो आरसीपी सिंह ने भी की और उसमें उनका रोल है। तो उनका एक अपना अनुभव है, उस अनुभव का फायदा
जाहिर तौर पर जन स्वराज पार्टी को प्रशांत दिलवाएंगे। और उदय सिंह को जोड़ने के बाद से उनके पास एक ऐसा चेहरा मिल जाता है जो बिहार की राजनीति समझता है, बिहार के लोग उसको जानते हैं और वो बेदाग हैं, डिसेंट आदमी हैं, ज़हीन आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे घर से आते हैं और बिहार की बेहतरी कि जितनी भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को वो भी टटोलते जांचते परखते रहते हैं। तो जब कभी आप उनसे बात कीजिएगा, उदय सिंह की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको एक सुलझा हुआ राजनेता उनके भीतर दिखाई पड़ता है। और जाहिर है कि अब प्रशांत किशोर जिन दो चेहरों को अपने साथ जोड़ करके आगे जमीन पर उतरेंगे मई से और सितंबर 17 तक चलेंगे। और संयोग देखिए कि सितंबर 17 यानी कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा, जिस दिन वो अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे और फिर चुनाव के लिए बिगुल फूंका जाएगा। तो यह जो 4 महीने प्रशांत किशोर के लिए हैं, उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करके आरसीपी सिंह को अपने साथ जोड़ करके और जमीन पर वो उतर रहे हैं, खलबली पैदा होगी और लोगों से जुड़ाव अपने आप तो वो रखेंगे। और जो जनमत है जिसको हम फ्लोटिंग वोट कहते हैं, बिहार में जो थोड़ा सा असंतोष लोगों के भीतर है कि यार ऐसा क्यों है, मैं एक जाति के दायरे में क्यों बंधा हुआ हूं, एक मजहब के टकराव में मैं क्यों उलझा हुआ हूं, तो यह जो बंधने उलझने भटकने के शिकार लोग हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके प्रशांत कोशिश करेंगे कि अपने लिए वो एक बहुत ही मजबूत नतीजा बिहार के चुनाव में लेकर के आए। इस बात की उम्मीद पाल करके वो उतरे हुए हैं। उनसे जब भी ये बात कीजिएगा वो कहते हैं कि यह जीत हमारी है। लेकिन बिहार है और बिहार के बारे में बहुत कुछ कह देना पहले ही बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ के लोग इतने सुलझे हुए हैं, खास करके राजनीतिक तौर पर इतने सक्रिय रहते हैं और गांव देहात इनार पर, मतलब कुएं पर, चौर में, दौनी में, कटनी में, पटौनी में, ये सब जगह राजनीति लोग बतियाते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं। इसलिए राजनीति के जो फैसले होते हैं जब कभी वो करते हैं तो कई दफा तो वो परंपरा के साथ ही चल रहे होते हैं, कई बार वो चौंकाते भी हैं। तो इस बार बिहार के लोग बिहार के चुनाव नतीजों के जरिए अपनी जो पारंपरिक मानसिकता रही है उसी पर चलते हुए दिखते हैं, या फिर वो आपको एक नई राह लेकर के चौंकाते हैं, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन अब बिहार की जो जमीन है वो पूरी तरीके से खदबदाहट से भरी हुई है, खलबली है और वहाँ सारी पार्टियां अपने आप को सक्रिय कर चुकी हैं, सबने अपनी कमर कस ली है और रोज के मुद्दे हैं, रोज के नारे हैं और अब आमना सामना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।